एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारतीय संविधान की सीरीज में आज हम बात करेंगे राज्यपाल पर। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यू सेशन हमारे चल रहे हैं। अभी हम केंद्रीय कार्यपालिका अर्थात संघीय कार्यपालिका पर पूरे विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन लेक्चर नंबर 23 होने जा रहा है आज, जिसमें हमें गवर्नर पर चर्चा करनी है। तो गवर्नर के प्रत्येक पहलू पर दोस्तों आज हम पूरे विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि कोई पक्ष इसमें छूटे ना और प्रत्येक पक्ष को भली भांति रूप से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को, वो डायरेक्ट सेशन पर ही मूव करेंगे। इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये थर्ड यूनिट के हम जो है इसका पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने संघीय कार्यपालिका की बात की थी अर्थात केंद्रीय कार्यपालिका की बात की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक केंद्र की जो व्यवस्थापिका थी कार्यपालिका, उस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले सेशन में, है ना। और इसी प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली ही राज्यों में भी अपनाई गई है। तो राज्यों में भी वही व्यवस्था है जो केंद्र में है ना। तो जैसे केंद्र में दोस्तों, जहां केंद्र में संसद होती है, उसी तरह से राज्य में क्या होता है दोस्तों, राज्य में विधानमंडल होती है ना, विधानमंडल होती है। बस नाम ही अलग है, बाकी कार्य सब एक जैसे ही है। उसी प्रकार से केंद्र में संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा, है ना, लोकसभा, और एक राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार से विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल में भी 3 सदन होते हैं। जहां पर ये राज्यसभा है, वहां पर उसको हम बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है ना, विधान परिषद, क्लियर है। और जहां पर ये लोकसभा है केंद्र में, लोकसभा को हम राज्य में बोलते हैं विधानसभा। ठीक है ना। और केंद्र में जो तीसरा अंग है राष्ट्रपति यहां पर आकर के राज्यपाल बन जाते हैं, राज्यपाल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज का जो हमारा अध्ययन है दोस्तों, ये राज्य की जो विधानमंडल है ना, राज्य का जो विधानमंडल है उसके तीसरे अंग पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसको देखिए, प्रथम, द्वितीय, तीसरा अंग कोई सा बोल सकते हो, इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो हमें आज राज्यपाल पर चर्चा करनी है, क्लियर है। विधानमंडल के तीसरे अंग, प्रथम, दूसरा, कोई सा भी अंग मान लीजिए, तो विधानमंडल के एक अंग राज्यपाल पर आज हमें चर्चा करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसद अर्थात कि केंद्र की जो कार्यपालिका है उस पर हम चर्चा कर चुके थे। तो केंद्र की जो कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों? केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति पर हम चर्चा कर चुके। उसी प्रकार से जो वास्तविक प्रधान होते हैं, कौन? प्रधानमंत्री, और मंत्रिमंडल, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार से संघ की कार्यपालिका को हमने फिनिश कर लिया है। अब जो हम बात करेंगे विधानमंडल की करेंगे, राज्य की कार्यपालिका की करेंगे, ठीक है ना, जिसमें राज्यपाल आज हमारा पहला टॉपिक होगा। कल हम इसी को कंटिन्यू करते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों सेशन आज का। हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर पढ़िएगा, इसको पढ़ने के बाद ही टॉपिक को स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में कंप्लीटली हमें क्या क्या पढ़ना है। मतलब ये कि राज्यपाल वाले इस पूरे टॉपिक में हमें देखना क्या है। थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ेंगे, है ना, ताकि जल्दी से कवर हो जाए। सेशन छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, याद रखिएगा। राज्यपाल, इसको हमने 2 खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले हमें राज्यपाल से संबंधित कुछ तथ्यों पर फोकस करना है, उसके बाद हमें राज्यपाल की शक्तियों पर बात करनी है, कार्य शक्तियों पर चर्चा करनी है। 2 पार्ट में इसको तोड़ा है। तो राज्यपाल के सामान्य व्याख्या के अंतर्गत हमें सबसे पहले हम देखेंगे इनकी व्याख्या, उसके बाद देखेंगे कि एक राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि इनका कार्यकाल कितना होता है, ये शपथ कैसे लेते हैं, और वेतन भत्ते इनके किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सारी बातें हम इसमें राज्यपाल की व्याख्या के अंतर्गत देखने वाले हैं। इसके बाद इनकी शक्तियां भी दोस्तों 5 प्रकार की विशेष शक्तियां इनको प्राप्त होती है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, वही शक्तियां विधानमंडल में राज्यपाल को प्राप्त होती है। बस कुछ को छोड़ दे तो कुछ में, जैसे कि विदेशी संबंध स्थापित करना, मतलब कि विदेशी दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कूटनीति का निर्माण करना, तो ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो सेना से संबंधित जो शक्तियां होती है वो भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त होती है, राज्यपाल को नहीं होती है ना। इसके अलावा आपातकाल की जो शक्तियां हैं, आपातकाल की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। तो इन 3 शक्तियों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की वो सारी शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, जो
केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है ना। जैसे जब हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति की, तो कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है। विधायी शक्ति कानून बनाने वाली शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और राज्यपाल की अन्य शक्तियां। तो इन पांचों शक्तियों पर हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे से कंसेप्ट है, ज्यादा लेंथी कंसेप्ट नहीं है, आसानी से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। आइए थ्योरेटिकल पार्ट को ही व्यवहारिक बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्योंकि इसमें सेपरेटली डिस्कशन में इसलिए नहीं कर रहा हूं जैसे कि अन्य तथ्यों में, अन्य सेशन में मैंने किया था कि पहले व्यवहारिक रूप से समझाना फिर थ्योरेटिकल पार्ट। एकदम इजी है दोस्तों। अगर आपने राष्ट्रपति के दोनों जो पार्ट, 2 पार्ट में हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट किया था, अगर वो दोनों ही पार्ट आपने पूरे व्यवस्थित रूप से देखा है, उसको समझा है, तो राज्यपाल वाले इस कंसेप्ट को में आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि ये मान लीजिए कि आप एक तरह से छोटे राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, है ना। सारी बातें वही मिलने वाली है जो राष्ट्रपति में आप पढ़ चुके थे, कुछ बातों को छोड़ दे तो। जैसे आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका है, भारत का जो संविधान है, उस संविधान में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल को दी गई है ना। तो संविधान में ये स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी वो शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। लेकिन भारत में जिस प्रकार से केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है, संसदीय शासन प्रणाली, उसी प्रकार से राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। और इसी कारण से जिस प्रकार से केंद्र में संसदीय प्रणाली होने के कारण केंद्र में राष्ट्रपति की जो भूमिका है या राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की होती है, उसी प्रकार से राज्यों में भी राज्यपाल के पास में जो शक्तियां होती है वो नाम मात्र की होती है। इनकी वास्तविक शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। जैसे केंद्र में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास, है ना। लेकिन मुखिया कौन कहलाता है केंद्र का? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य में भी जो वास्तविक शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन किसके नाम से प्रयोग किया जाता है? उसका राज्यपाल के नाम से प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो व्याख्या में ये छोटी छोटी सी बातें, बस इतना सफिशिएंट है। इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए। योग्यताएं क्या चाहिए? सामान्य सी योग्यताएं हैं दोस्तों। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। देखिए इसमें एक तथ्य आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जिस प्रकार से एक आम नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वहां पर एक अलग से व्यवस्था की गई थी ना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए आपको, मतलब 100 लोग आपको संसद से चाहिए। तो 100 लोग संसद में कौन सपोर्ट करेंगे? 100 लोग में आम नागरिक को तो सपोर्ट करने से रहे, मतलब सदन के ही सदस्य होना चाहिए जो राजनीतिज्ञ हो, है ना। तो उसी प्रकार से राज्यपाल की भी कुछ विशेषताएं होती है। मतलब सिंपल सी ये है कि जो राज्यपाल होता है ना उससे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा के आधार पर राज्यपाल बना देता है। मतलब राष्ट्रपति कुछ काम कर रहा, मतलब समझ जाइए इसके पीछे भी मंत्रिमंडल का हाथ है, प्रधानमंत्री का हाथ है ना। तो जिस प्रकार से जब राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? जिसको केंद्र सरकार बोलेगी उसी को राष्ट्रपति नियुक्त कर लेंगे, है ना। ठीक है ना। तो उसको अगर हम अलग कर दे तो जो सामान्य योग्यताएं एक व्यक्ति के में होना चाहिए जो राज्यपाल बनने के लायक है, तो उसमें एक तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, या कहें कि संसद के किसी भी सदन, दोनों में से लोकसभा या राज्यसभा, और या राज्य की विधानमंडल, है ना, राज्य के विधानमंडल, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना। राज्यपाल संसद के दोनों सदनों में या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब उसकी नियुक्ति की जा रही है उस समय में वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद मतलब कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, है ना। याद रखिए संसद के सदन हो या विधानमंडल के सदन हो, जो नेता लोग होते हैं ना उन पदों को लाभ का पद नहीं कहा जाता है। भले ही उनकी सैलरी 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख होगी, चलेगा, लेकिन वो लाभ के पद पे नहीं है, उनको लाभ नहीं होता, वो जनता की सेवा के लिए पहुंचे वहां पर, है ना, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। तो ये थी आपकी सामान्य योग्यताएं। इसके बाद कार्यकाल की दोस्तों अगर बात करें, कार्यकाल की बात करें तो सिंपल सी बात है, 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है ना, 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब कि एक तरह से जो राज्यपाल का पद है वो राज्यपाल को एक प्रसाद के रूप में दिया जाता है, मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा पर है। जब तक वो उसे राज्यपाल बनाकर रखना चाहे तब तक रख सकते हैं, जब चाहे उनको वो हटा सकते हैं, या राष्ट्रपति नहीं भी हटाते तो वो खुद भी अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। इसके अलावा सामान्य से बात यह भी की गई है कि 5 वर्ष समाप्त होते ही वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए उस पद पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सामान्य रूप में तो 5 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, सामान्य रूप से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, जब चाहे तब हटा सकते हैं, और खुद भी इस्तीफा देकर जब चाहे तब हट सकते हैं। इसके अलावा वो अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि दूसरा राज्यपाल आकर के अपना पद न संभाल ले। 5 वर्ष कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी। क्लियर है ना यहां तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शपथ की बात करें दोस्तों, शपथ में आपको सिर्फ एक ही तथ्य याद रखना है कि ये पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। बस इतना से आपको याद रखना है ना। राज्यपाल अपना पद प्राप्त करने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने, मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। दैट्स ऑल। वेतन भत्ते की अगर बात करें तो इनका वेतन भत्ता भी निश्चित होता है। राज्यपाल को एक निश्चित वेतन दिया जाता है, उनके निश्चित भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा उनको सरकारी आवास रहता है, सरकारी निःशुल्क आवास दिया जाता है रहने के लिए, है ना। और उनकी पद अवधि में, मतलब उनके जब से उन्होंने पद ग्रहण किया है तो उस समय से लेकर के जब तक उनका पद समाप्त हो जाए उस बीच में उनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। ये सामान्य सी बातें यार, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप पहले से ही जानते हैं, बस आपको एक बार रिमेंबर करवाना जरूरी था मेरे लिए। ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं राज्यपाल की कार्य और शक्तियों की। तो दोस्तों जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां प्राप्त है, वही शक्तियां राज्य में राज्यपाल के पास प्राप्त होती है अगर कुछ शक्तियों को हम छोड़ दे तो। जैसे कि ये 3 शक्तियां मैंने ऊपर लिख भी दी है, 3 मामले लिख दिए। इन 3 मामलों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति वाली राज्यपाल के पास भी होती है। कूटनीति, कूटनीति मतलब विदेश नीति, ठीक है ना, और सैनिक और आपातकालीन, ये 3 मामले हैं आपातकाल के। कूटनीति संबंधी मतलब विदेश नीति बनाने वाला मामला, या सैनिक से सेना से संबंधित मामले, या आपातकाल से संबंधित मामले। इन 3 मामलों को अगर छोड़ दें तो राज्यपाल के पास वो सभी शक्तियां प्राप्त है जो केंद्र में राष्ट्रपति के पास प्राप्त होती है। इन 5 शक्तियों पर एक एक करके दोस्तों हमें चर्चा करनी है। कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और अन्य। क्लियर है। आइए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। एकदम लाइट लीजिए यार सेशन को, ना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। हाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। राष्ट्रपति वाले टॉपिक के बाद में इसी का नाम नंबर आता है, याद रखिएगा। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न 100% पूछे ही जाता है आप लोगों से एग्जाम में, चाहे फिर वो बीए का हो, बीएससी का हो, है ना, बीबीए का हो, एमबीए का हो, एलएलबी का, बीए एलएलबी का हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं का हो। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है ना। चलिए तो कार्यपालिका शक्ति की दोस्तों बात करें तो हमारे संविधान में स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी दोस्तों, तो वो राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। ये संविधान में व्यवस्था की गई है ना। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल स्वयं ना करके और वह जो है अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ पदाधिकारी मतलब मंत्रिपरिषदों के द्वारा करेगा। क्लियर है। मुख्यमंत्री की देखिए इसमें कार्यपालिका संबंधित कार्य क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते थे। लास्ट में सेशन लिया था, मैंने समझाया था, क्लियर वे में समझाया था किस प्रकार से वो करते हैं, और है ना किस प्रकार से किस व्यक्ति को वो नियुक्त करते हैं, है ना, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पूरे विस्तार से बताई थी इससे लास्ट वाले सेशन में। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना राज्यपाल, राज्य में उसके परामर्श से, मतलब मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के दूसरे सदस्यों की नियुक्ति करना। इसके अलावा राज्य के एडवोकेट जनरल, जिसे हम महाधिवक्ता बोलते हैं, उनकी नियुक्ति करना। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। इसके अलावा राज्य के प्रशासन से संबंधित नियम बनाना या मुख्यमंत्री के प्रशासन से संबंधित नियमों का निर्धारण करना, या राज्यपाल किसी के मंत्री के निर्णय को, किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिमंडल के समक्ष रखना,
तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो कार्यपालिका संबंधित कार्य हैं, तो इन कार्यों में से आपको 4 से 5 आप याद कर लीजिएगा। की पॉइंट मात्र आपको याद करना है, याद करने रटने जैसा कुछ भी नहीं इसके अंदर ना, सिर्फ आपको कुछ की पॉइंट याद करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं विधायी शक्तियों की दोस्तों बात करें तो विधायी शक्तियां क्या होती है? कानून या विधि बनाने की शक्तियां, उसको ही हम विधायी शक्तियां बोलते हैं, ठीक है ना। तो विधानमंडल विधायी शक्तियों संबंधित अब विधान कहां बनाए जाते हैं, मतलब विधि कहां बनाई जाती है? विधानमंडल के सदनों में बनेगी। जिस राज्य में दोनों सदन है तो दोनों सदनों में बनेगी, और जिस राज्य में सिर्फ एक सदन है मतलब विधानसभा, तो विधानसभा में बनेगी। तो इस प्रकार से विधानमंडल के सदन बुलाना, मीटिंग बुलाना, बैठक बुलाना, यह कार्य कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। और उस बैठक को स्थगित करने का कार्य भी राज्यपाल ही करता है। क्लियर है? इसके अलावा निचले सदन को मतलब विधानसभा को भंग करने का कार्य भी राज्यपाल ही करता है। विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। सामान्य जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के बाद में जो भी विधानसभा बनकर आती है ना, उसकी पहली बैठक को संबोधित कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ये सारी शक्तियां दोस्तों केंद्र में राष्ट्रपति से पूरी तरह मैच हो रही है, याद रखिएगा। तो जो पहली बैठक होती है विधानमंडल की, उस पहली बैठक में जो दोनों सदन, अगर जिस राज्य में दोनों सदन है उन दोनों सदन, और जहां पर एक सदन, तो उसकी जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक को संबोधित राज्यपाल ही करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। राज्य सरकार अगर कोई विधेयक पारित करती है कानून बनाने के लिए, तो उस पर राज्यपाल की स्वीकृति परम आवश्यक है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। धन विधेयक को छोड़कर के राज्यपाल ऐसे सभी विधेयकों को विधानमंडल में वापस विचार करने के लिए भेज सकते हैं, लौटा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रोक के रखा जा सकता है। तो ये एक विशेष पावर है राज्यपाल के पास में, जिसकी वजह से राज्य में उनकी धाक जमी रहती है ना। कि कोई विधेयक ऐसा आया जिसे कि राज्यपाल को लगा कि नहीं, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति दे देंगे उसके बाद ही इस पर जो है राज्यपाल अपने साइन करेंगे कानून बनाने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते थे, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार का कानून लागू करना है ना। और इस अध्यादेश का भी वही प्रभाव होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा जितना कि आम कानून होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसमें कुछ की पॉइंट है, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहां पर देखा कि दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाना, उनको स्थगित करना, यह हो गया। नेक्स्ट में था कि आम चुनाव के बाद में जब पहली बैठक होती है विधानमंडल की, तो उस बैठक को संबोधित करना। तीसरे में हो चुका था आपके राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। धन विधेयक को छोड़ करके वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं वापस में। इसके अलावा कुछ विधेयकों को वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दैट्स क्या डिफिकल्ट है, सब कुछ तो बहुत पूरे विस्तार से हम राष्ट्रपति वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट वित्तीय शक्तियां। तो मेरे पास दोस्तों वित्तीय शक्तियों को लेकर के भी राज्यपाल के पास कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। जैसे केंद्र में क्या होता था कि केंद्र में जब भी कोई धन विधेयक प्रस्तुत किया जाना हो तो पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले लेनी होती है। उसी प्रकार से अगर राज्य की विधानसभा में भी अगर धन विधेयक या वित्त विधेयक प्रस्तुत करना होगा तो पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेनी होगी। इसके अलावा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करना, जैसे केंद्र में बजट कौन प्रस्तुत करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। फिर राष्ट्रपति जो है वित्त मंत्री को बोल देते कि भाई एक काम करो, आप ही प्रस्तुत कर दो बजट को। तो हमारे यहाँ एक परंपरा चल गई कि वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं बजट को, लेकिन संविधान के द्वारा जो अधिकार प्राप्त है वो राष्ट्रपति को है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा विधानमंडल से ये जो है पूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांग भी कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अधिक खर्चे की आवश्यकता है तो वो अधिक खर्चे की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से है ना, जो इमरजेंसी फंडिंग अकाउंट होता है उससे सरकार को व्यय करने के लिए धनराशि प्रदान कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियां।
न्यायिक शक्तियां दोस्तों संविधान के एक अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को कुछ न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। कुछ मतलब ये मान लीजिए कि राज्य की विधि का उल्लंघन करते हुए अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस व्यक्ति के अपराध को कम करना, बदल देना, किसी छोटे अपराध में बदल देना या उसको क्षमा कर देना, ये सारे अधिकार राज्यपाल के पास सुरक्षित हैं। बस हाँ ये है कि अगर क्षमा करना, किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो वो क्षमा नहीं कर सकते, है ना, या कोई अपराध जो उम्र कैद वगैरह है तो उसको क्षमा करना भी होगा। तो ये जो क्षमा करने वाला जो है ना लास्ट वाला कंसेप्ट, इसके लिए इनको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है ना। लेकिन आपको सामान्य रूप से आपको इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को न्यायिक क्षेत्र में कुछ शक्तियां प्रदान की गई, जैसे कि स्थगित कर सकता है, उसको दंड को स्थगित कर सकता है, उसको बदल सकता है, उसको क्षमा भी कर सकता है। लेकिन कौन से अपराध को? जो अपराध राज्य की विधि का उल्लंघन करने से हुआ है। राष्ट्रपति किसको क्षमा करेगा? जिस व्यक्ति ने केंद्र की विधि का उल्लंघन करके अपराध किया हो। बस ये विशेष डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है राज्यपाल की विभिन्न शक्तियां। विभिन्न शक्तियों के अंतर्गत दोस्तों इसमें कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो अलग अलग है, जैसे कि जब राज्य में संकट काल की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे राज्य में संविधान का पालन ना किया जा रहा हो, यह संभव ना हो कि संविधान का पालन करते हुए शासन व्यवस्था संचालित की जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्य का शासन केंद्र के हाथों में चला जाता है ना। तो केंद्र के हाथों में तो चला जाता है, लेकिन केंद्र की तरफ से फिर राज्यपाल ही उस राज्य पे शासन करता है, केंद्र की तरफ से, मतलब केंद्र का प्रतिनिधि बनकर, ठीक है ना। इसी प्रकार से राज्य की आय व्यय के संबंध में जो रिपोर्ट जारी करता है कौन? महालेखा परीक्षक। उस रिपोर्ट को विधानमंडल के सामने रखना या राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल के सामने रखना, यह कार्य किसका है? राज्यपाल का ही है। इसके अलावा दोस्तों 3 राज्य मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इन तीन राज्यों में राज्यपाल आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं इन 3 राज्यों में। और इसके अलावा एक राज्य असम है दोस्तों, तो असम के राज्यपाल को आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ विशेष अधिकार ही प्रदान किए गए, विशेषकर असम के राज्यपाल को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने 5 ही प्रकार की शक्तियों को भी समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं पूरा सेशन एकदम स्मूथली और पूरा व्यवहारिक रूप से समझ आया होगा। दोस्तों समझ आया है तो प्लीज यार ज्यादा कुछ नहीं, कमेंट में बस यस लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैं बिल्कुल एक प्रॉपर वे में चल रहा हूं, आपको पूरा कंप्लीटली समझ आ रहा है। इसी प्रकार सेशन आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। तो डेटा देना दोस्तों, डेटा भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं ताकि एग्जाम के टाइम पे आप रिविजन भी कर पाए, अलग से नोट्स क्रिएट करने की आवश्यकता ना रहे। ये जो हमारी नोट्स होती है ना, ये पर्याप्त नोट्स, डेटा बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। और इससे भी बड़ी विशेषता यह है कि किताबी लैंग्वेज इस प्रकार से टफ पड़ती है, उससे आसान भाषा में हम आपके लिए ये नोट्स लेकर आते हैं। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिलेगी आपको, देखेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहां पर। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और जो अगला सेशन हमारा होने वाला है उसमें हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की, ठीक है ना। आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है और लास्ट तक अगर आप हमारे साथ सभी सब्जेक्टों को पूरा प्रॉपर वे में टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, बस क्लासेस की अपडेट वहां पर कंटिन्यू आपको मिलती रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।